आज के दौर में जब हम रणवीर सिंह और आदित्य धर की मूवी धुरंधर देखते हैं, जहां रणवीर सिंह एक अंडरकवर एजेंट के तौर पे कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसता है और इंडिया की हेल्प कर रहा होता है, तो हमको लगता है कि जासूसी शायद बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब ना इंटरनेट था और ना ही टेलीफोन था, तब दिल्ली में बैठे अकबर को कैसे पता चलता था कि काबुल की सरहद पर कोई बगावत पक रही है? कैसे तब मुगल बादशाह अपने दरबार में बैठकर हजारों मील दूर हो रही एक एक हलचल की खबर रख रहे थे? अक्सर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बड़े बड़े किले और आलीशान दरबार आते हैं, लेकिन उन महलों की दीवारों में भी एक ऐसा नेटवर्क काम करता था जिसने मुगलों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनाए रखने में हेल्प की। इन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुगलों के असली धुरंधर कौन थे? ये वो लोग थे जो जंग नहीं लड़ते थे, लेकिन इन लोगों के बिना अकबर, बाबर या फिर कोई भी मुगल जंग को जीत भी नहीं सकता था। क्या आपको पता है कि मुगलों के महल तक जासूसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे? आगरा और दिल्ली के लाल किले में जो जालियां आप देखते हैं वो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं थी। मुगलों को अच्छे से पता था कि इंफॉर्मेशन ही रियल पावर है। इन्होंने अपने जासूसी सिस्टम को जीरो से शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के एंशियंट जासूसी सिस्टम और सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस का एक ऐसा ब्लेंड तैयार किया जो अपने आप में बेजोड़ था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुगलों का जासूसी नेटवर्क कैसे काम करता था और वो था क्या। कैसे कुछ ही घंटों में मुगलों को अपने दुश्मन के चप्पे चप्पे की खबर लग जाती थी। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटे तो पता चलता है कि मुगल इंटेलिजेंस सिस्टम की जड़ें 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व के गूढ़ पुरुष सिस्टम में छिपी थी। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा था कि एक राजा को सन्यासियों, व्यापारियों और कलाकारों के भेष में अपने जासूस रखने चाहिए, ताकि उसे पता चले कि बाजारों की हालत क्या है और जनता अपने बादशाह के बारे में क्या सोचती है। ऐसा ही एक जासूसी सिस्टम कई सालों तक कंटिन्यू भी रहा। आपने राजाओं की कहानियों में सुना होगा कि वो भेष बदल कर निकलते थे जनता का हाल जानने के लिए। जब दिल्ली सल्तनत का दौर था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने बरीद सिस्टम यानी जासूसी का सिस्टम शुरू किया, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सख्त था और पहले वाले से थोड़ा अलग था। अलाउद्दीन का मकसद था बाजार की कीमतों पर नजर रखते हुए अपने हिसाब से प्राइसेस को कंट्रोल करना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का ये सिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है जब बाबर हिंदुस्तान में कदम रखता है। 1526 में बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी। वो अपने साथ सेंट्रल एशिया का वॉर एक्सपीरियंस लेकर आया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाबर अपने जासूसों को सूफी संतों, फकीरों या दरवेशों के भेष में भेजता था। इन लोगों को समाज में सम्मान मिलता था, इसलिए उन पर आसानी से शक नहीं किया जा सकता था और ये लोग बिना दिक्कत के दुश्मन के कैंप में घूम सकते थे। बाबर शायद जानता था कि तलवार से जंग जीती जाती है, लेकिन खबर से पूरा युद्ध जीत लिया जाता है, और यही वो माइंडसेट था जिसने मुगलों को बाकी भारतीय रियासतों से अलग खड़ा कर दिया। जब बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के सामने खड़ा था, तो उसकी जीत की एक वजह लोदी की सेना के अंदर मौजूद उसके जासूस भी थे। बाबर लिखता है कि कैसे उसके जासूसों ने लोदी के हाथियों की कमजोरी का पता लगाया था। कहानियों में कहा जाता है कि खबर बाबर को एक ऐसे जासूस से मिली थी जो लोदी के लश्कर में एक मामूली घास काटने वाले के रूप में घुसा हुआ था। हुमायूं के दौर में जब मुगल साम्राज्य लड़ खड़ा रहा था, तब उसके वफादार कासिद यानी मैसेंजर्स ने अहम भूमिका निभाई। ये मैसेंजर इतने ट्रेंड होते थे कि वो बड़े बड़े मैसेजेस को ज़बानी याद कर लेते थे, ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो उनके पास कोई कागजी सबूत न मिले। सोचिए, एक इंसान जो अपनी याददाश्त में साम्राज्य का फ्यूचर लेकर दौड़ रहा है, उसकी दिमागी हालत और उसकी लॉयल्टी का टेस्ट कितना मुश्किल होता होगा। ये लोग अपने बादशाह के आंख और कान थे, जिनके दम पर बादशाह अपनी किस्मत तय करते थे। लेकिन ये सिस्टम इतना ही नहीं था। जासूसी के कॉन्सेप्ट में असली रेवोल्यूशनरी बदलाव आता है अकबर के टाइम पर। अकबर ने समझा कि अगर उसे काबुल से लेकर बंगाल तक रूल करना है, तो उसे किसी एक आदमी पर नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर भरोसा करना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो गवर्नर के नीचे काम न करता हो, गवर्नर की वफादारी पर डिपेंडेंट ना हो, ताकि मौका पड़ने पर गवर्नर की गद्दारी का भी पता चल सके। 1570 के दशक में अकबर ने वाकया नवीस यानी समाचार लेखकों की नियुक्ति की। ये सीधे सीधे बादशाह को रिपोर्ट करते थे।
अबुल फजल आईने अकबरी में डिटेल से बताते हैं कि अकबर ने शुरुआत में कुछ ही भरोसेमंद ऑफिसर चुने थे। ये लोग किसी भी सूबे के गवर्नर के नीचे काम नहीं करते थे, बल्कि उनकी हैसियत कभी कभी गवर्नर के बराबर या उससे ज़्यादा भी होती थी। इन ऑफिसर्स का काम था कि ये हर हफ्ते एक अखबार तैयार करें जिसमें उस इलाके की इकोनॉमी, मिलिट्री तैयारी और यहाँ तक कि आम जनता की कंप्लेंट्स का भी ब्यौरा हो। ये रिपोर्ट्स सीधे दरबार पहुँचती थी और बादशाह उन्हें खुद पढ़ता था। अब इसका फ़ायदा क्या होता था? इससे अकाउंटेबिलिटी आती थी। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आपके यहाँ पर कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट होता है जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो ऑफिसर कल को बागी हो जाए और अपने ही लोगों को परेशान करने लगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उस पर कंट्रोल करने का। लेकिन अगर उस ऑफिसर को पता हो कि उसका हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और उस पर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है, तो वो चाह कर भी गलती नहीं करेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे क्राइम या दूसरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इन वाकया नवीस से हर कोई डरा रहता था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती भी बादशाह की नज़रों से बच नहीं सकती। लेकिन अकबर ने सिर्फ यही काम नहीं किया जासूसी के सिस्टम को मजबूत करने के लिए। अकबर से पहले शेर शाह सूरी ने डाक चौकी सिस्टम बनाया था। उन्होंने आज की ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे मेन हाईवेज पर हर 2 कोस पर सराय बनवाई थी, जो डाक चौकी की तरह काम करती थी। इस सिस्टम में घोड़ों के जरिए मैसेजेस को रिले टेक्निक से बहुत स्पीड में पहुंचाया जाता था। अकबर ने इस डाक चौकी सिस्टम को और भी बेहतर बनाया। मेन रोड्स पर हर 8 से 12 किलोमीटर पर रिले स्टेशन बनाए गए। इन स्टेशन पर हरकारे तैनात होते थे, जो अक्सर मेवात के एरिया के मेओरा लोग होते थे। ये लोग अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए मशहूर थे। एक हरकारा मैसेज को स्टेशन से दूसरे स्टेशन बहुत स्पीड में दौड़ते हुए पहुंचाता था। इनकी स्पीड इतनी होती थी कि गुजरात से आगरा तक की खबर 5 से 6 दिनों में पहुंच जाती थी, जबकि अगर आम नागरिक को देखा जाए तो कम से कम वो 2 हफ्ते लगाता था ऐसे यात्रा को करने में। लोक कथाओं में तो यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ हरकारे स्टेमिना बढ़ाने के लिए फेफड़ों की सर्जरी तक करवा लेते थे। ज़्यादातर इतिहासकार इन लोक कथाओं को बढ़ाई चढ़ाई बातें मानते हैं, लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि ये हरकारे दर्द सहने के लिए अफीम का इस्तेमाल करते थे और उनके जूते वजनी होते थे ताकि उनकी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा सख्त हो सके। अकबर के टाइम में इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना बढ़िया था कि इसे इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जा सकता है। अकबर ने खुफिया शब्द को एक नई डेफिनेशन दी। उसने इसे डिवाइन लाइट से जोड़ा। उसका मानना था कि एक राजा के पास वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए जिससे वो अंधेरे में छिपे सच को देख सके। इस तरह दोस्तों, मुगलों ने इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसे सत्ता का हथियार बना दिया, और यही उनकी असली ताकत भी थी। अकबर के बाद जहांगीर ने इस नेटवर्क को और भी पर्सनल बनाया। यहाँ हमें एक दिलचस्प एंगल भी मिलता है, हरम की जासूसी, जो अभी तक अकबर के दरबार में नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी। जहांगीर के काल में सत्ता की कमान इनकी बेगम नूर जहां के पास थी। दरबारी राजनीति में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि महल के अंदर की इंफॉर्मेशन उस तक तेजी तक पहुंच जाती थी। 1606 में जब खुसरो ने बगावत की तो माना जाता है कि नूर जहां के इसी घरेलू इंटेलिजेंस ने जहांगीर की हेल्प की थी। फिर शाहजहां के दौर में इस सिस्टम में एक और नई पोस्ट ऐड हो गई। ये पोस्ट थी दरोगाए डाक की। ये पोस्टल इंस्पेक्टर शहरों की हर हरकत पर नजर रखता था। लेकिन मुगलों का ये खुफिया सिस्टम अपने पीक पर पहुंचता है औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब को अक्सर कट्टर और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इतिहासकार उसे एक पैरानॉइड और बहुत ही सतर्क राजा मानते हैं जो अपनी परछाई पर भी शक करता था। औरंगजेब ने खुफिया नवीस यानी सीक्रेट रिपोर्टरों का सिस्टम शुरू किया। वाकया नवीस के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं जो अकबर ने शुरू किया, लेकिन खुफिया नवीस कौन है ये उस इलाके के सबसे बड़े ऑफिसर को भी नहीं पता होता था। ये लोग हुलिया बदल कर आम लोगों के बीच में रह रहे होते थे। औरंगजेब ने इस सिस्टम को इतना इंस्टीट्यूशनल बना दिया था कि उसने विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूतों के साथ भी अपने जासूस भेजे थे। रात के टाइम दरबार में अखबार दरबार मुअल्ला पढ़ा जाता था, जिसमें एम्पायर के हर कोने की खबरें होती थी। औरंगजेब का एक क्लियर कट नियम था कि किसी भी एक रिपोर्ट पर भरोसा करने से पहले अलग अलग सोर्सेज से उसको वेरीफाई किया जाए। अगर खबरों में थोड़ा सा भी अंतर मिलता तो उन जासूसों की खैर नहीं होती थी, यानी कि खबर को पूरी तरह से क्रॉस वेरीफाई किया जाता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जासूसी का काम मुगलों के लिए सिर्फ लोग नहीं करते थे, कई बार दीवारें भी जासूसी सिस्टम का एक बेहतरीन सैंपल होती थी। मुगल आर्किटेक्चर को हम अक्सर सुंदरता के चश्मे से देखते हैं, लेकिन मुगलों के महल में भी कई चीज़ें जासूसी के काम में आती थी। आगरा और दिल्ली के लाल किले में जो जालियां आप देखते हैं वो सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं थी,
उन जालियों के पीछे बैठकर शाही जासूस और हरम की औरतें बिना किसी की नज़र में आए बाहर की बातचीत सुन सकती थी। कुछ महलों के गुंबद इस तरह बनाए गए थे कि अगर आप एक कोने में धीरे से भी कुछ बोलो तो उसकी आवाज़ गुंबद से टकराकर दूसरे कोने में बैठे शख्स को सुनाई दे जाती थी। इन्हें विस्परिंग गैलरी कहा जाता था। आज धुरंधर में रणवीर सिंह को एडवांस गैजेट्स और सैटेलाइट फोन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुगलों के पास अपने कबूतर हुआ करते थे। आगरा और बुरहानपुर में कबूतरों को खास ट्रेनिंग दी जाती थी। वो रेशमी धागों पर लिखे मैसेजेस को लेकर उड़ते थे। ये कबूतर ढाका से बुरहानपुर तक की दूरी भी बहुत स्पीड में तय करते थे। इसके अलावा रमज निगारी यानी साइफर्स का इस्तेमाल होता था। मुगल मुंशी बहुत ही शातिर तरीके से मैसेजेस को कोड्स में लिखते थे। कभी कभी तो एक रोमांटिक कविता होती थी और उसके बीच में आर्मी की मूवमेंट के निर्देश छिपे होते थे। रमज नवीज उन कोड्स को डिकोड करने के एक्सपर्ट होते थे और उनके पास सीक्रेट कोड बुक्स होती थी जिन्हें वो अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते थे। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिस्टम सच में इतना परफेक्ट था या ये सिर्फ कागजी दावों तक ही लिमिटेड था? इतिहासकार इरफान हबीब अपनी किताब द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में बताते हैं कि ये नेटवर्क मुगलों की एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूती का आधार था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। ये सिस्टम पूरी तरह से बादशाह की पर्सनल चौकसी पर टिका था। जब तक अकबर या औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह गद्दी पर थे तब तक इस सिस्टम ने काम किया, लेकिन जैसे ही कमजोर बादशाह आए जासूसों में करप्शन फैल गया। लोकल सूबेदारों ने वाकिया नवीस को रिश्वत देनी शुरू कर दी ताकि वो इनके खिलाफ रिपोर्ट न भेजें। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर और निकालाओ मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब के आखिरी सालों से ही इस सिस्टम में दरारें दिखने लगी थी। करप्शन इतना बढ़ गया था कि जासूस वही खबरें भेजते थे जो बादशाह सुनना चाहता था, न कि वो खबरें जो कि सच थी। औरंगजेब की मौत के बाद जासूसी का ये नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। रीजनल ताकतें जैसे मराठा और अवध के नवाबों ने मुगलों के इसी सिस्टम को कॉपी किया और उसे और भी मॉडर्न बनाया। बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने मुगलों के डाक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपने काम में लिया और उसे टेलीग्राफ से रिप्लेस कर दिया। आज का जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी कहीं ना कहीं उसी क्रॉस वेरिफिकेशन और ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जो मुगलों ने शुरू की थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसे कॉपी किया हुआ है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिमिलैरिटी देख सकते हो। इरफान हबीब इस बात पर जोर देते हैं कि मुगलों का जासूसी तंत्र उनके एग्रेरियन सिस्टम से गहराई से जुड़ा था। जासूसों का काम केवल बगावत को रोकना नहीं था, बल्कि ये तय करना भी था कि जमींदार किसानों का शोषण इतना ना कर दें कि वो खेती ही छोड़ दें, क्योंकि अगर खेती बंद हो जाती तो मुगलों का खजाना भी खाली हो जाता। यही वजह है कि जासूस एक तरह के सोशल मॉनिटर भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक डार्क साइड भी है। निकोलाओ मनुची, जो एक इटालियन यात्री था और मुगल दरबार में रहा था, वो अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर में लिखता है कि मुगलों की ये जासूसी कभी कभी लोगों की निजी जिंदगी में इतनी दखल देती थी कि लोग अपने ही घरों में बोलने से डरते थे। औरंगजेब के समय में मुहतासिब यानी नैतिकता के रक्षक अपॉइंट किए गए थे, जो जासूसों के साथ में मिलकर देखते थे कि कोई शराब तो नहीं पी रहा या संगीत तो नहीं सुन रहा। ये जासूसी का वो चेहरा था जो चेक एंड बैलेंस से हटकर एक्सप्लॉइटेशन की तरफ मुड़ गया था। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो मुगलों के लिए वफादार थे। कभी आपने सोचा है कि मुगलिया सल्तनत में गद्दारी का सजा क्या होती थी? यहाँ पर दोस्तों, जो लोग डबल एजेंट हो जाते थे उन लोगों की जो सजा होती थी वो रूह कपा देने वाली होती थी। आईने अकबरी और बर्नियर जैसे इतिहासकारों के जिक्र बताते हैं कि पकड़े जाने पर अपराधी को अक्सर सरेआम हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था या फिर उसकी जिंदा खाल खिंचवा ली जाती थी। हालांकि ये बहुत रेयर मामलों में होता था और ये जासूसों को सजा देने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं था। औरंगजेब के दौर में खुफिया तंत्र इतना सख्त था कि गद्दारों को कई मामलों में सख्त और पब्लिक सजा दी जाती थी या फिर उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके उनके पूरे खानदान को सड़क पर ला दिया जाता था। यानी उस दौर में डबल एजेंट बनने का सीधा मतलब था अपनी मौत के साथ साथ अपने पूरे परिवार की तबाही के फरमान पर दस्तखत करना। हिस्टोरियन स्टीफन ब्लैक अपनी किताब शाहजहानाबाद द सोवरेन सिटी इन मुगल इंडिया में बताते हैं कि दिल्ली शहर का कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया गया था कि सड़क और गली में लाल किले की जासूसी की जा सके। चांदनी चौक की सराय व्यापारियों के रुकने की जगह मात्र नहीं थी, बल्कि वो जानकारी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा सेंटर भी होती थी। कई सरायों के मालिक तक अनऑफिशियल जासूस होते थे। वो देखते थे कि कौन सा ट्रेडर कहाँ से आया है और उसके पास कितनी दौलत है और वो किन लोगों से मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम 18वीं सदी के क्राइसिस को देखते हैं। 1707 के बाद जब मुगलों की ताकत कमज़ोर हुई तो जासूसी विभाग के ऑफिसर्स ने वफादारी बदल ली।
वह बादशाह के लिए नहीं बल्कि उन लोकल नवाबों के लिए काम करने लगे जो अपनी अलग अलग रियासत बनाना चाहते थे। इंफॉर्मेशन का ये बेंट ही था जिसने मुगल एम्पायर के पतन की ताबूत में आखिरी कील ठोकी। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद मुगलों के कमज़ोर बादशाह भी इतनी बुरी तरह से पतन का शिकार नहीं हुए होते। मुगलों का जासूसी सिस्टम हमें सिखाता है दोस्तों कि जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है वही इतिहास लिखता है। तो आज जो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, वो आज की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी जमी जमाई बात है। मुगलों ने इसे बखूबी समझा था, लेकिन वो भूल गए कि जो सिस्टम आपने दूसरों पर नज़र रखने के लिए बनाया है वही सिस्टम एक दिन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी मुगलों के जासूसों की, मुगलों के वो धुरंधर जो मुगलों के अपने सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।